हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। तो जिन बच्चों का भी एनसीईआरटी का एग्जाम है और आप लोगों को पता है कि लास्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों से सिलेबस डिस्कस कर लिया है कि किस एग्जाम में कितने नंबर की इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो आने वाला है। एंड उसके साथ ही मैंने आप लोगों को डेट शीट भी बता दिया है कि जो एग्जाम का जो डेट अनाउंस हुआ है वो किस किस डेट में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। तो कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे गूगल पे जितना मिला, नेट पे या जहाँ भी मुझे जो भी पेपर मिले हैं वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास लंबी हो सकती है बिकॉज 60 से प्लस क्वेश्चन है, मतलब 60 से 65 क्वेश्चन हैं टोटल। तो आप लोग आराम से वीडियो देखो, जहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो वीडियो लंबी है, प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोगों का। जितने भी पेपर अभी तक एनसीईआरटी के मुझे मिले हैं वो सारा पेपर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो बाकी यहाँ पे आप मेरे बारे में डिटेल देख सकते हैं और सिलेक्शन लैब से अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का जो कि वोकेबलरी से है। तो क्या वोकेबलरी आएगा? डेफिनेटली आप लोगों का आने वाला है। यहाँ पे हमें अचीव वर्ड्स का मतलब बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या है। तो इसका मतलब हमें पता है कि प्राप्त करना किसी चीज को, क्या करना, किसी चीज को पाना। ठीक है, एग्री का मतलब सहमत होना, स्किल्ड का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, गेन का मतलब प्राप्त करना, हेल्प का मतलब मदद। तो अचीव का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सेम वर्ड, तो हमारा गेन हो जाएगा। अगला, आप लोगों को क्लास की पीडीएफ में लेनी है या कोई डाउट कोई डिस्कशन तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इंग्लिश बाय निकी 07 के नाम से है। क्लास की पीडीएफ्स यहीं मिलेंगी। इंपॉर्टेंट जितने भी पीडीएफ्स मैं आप लोगों को अभी से प्रोवाइड करवाऊंगी सब यहीं पे। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएगा। आप लोग देखते जाना कि कौन कौन सा जो टॉपिक है आप लोगों के प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं उन टॉपिक्स को लिखते जाओ। ठीक है, कहीं नोट डाउन करते जाओ कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन हु रिनाउंस मटेरियल कंफर्ट्स एंड लीड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरियर सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसा इंसान जो मटेरियल कंफर्ट को त्याग दे और क्या करे और लीड करे एक साधारण लाइफ या स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफ, तो उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, उसको आप फिलैंथ्रोपिस्ट बोलोगे जिसका मतलब होता है दान देने वाला। ठीक, हेडोनिस्ट बोलोगे, इसका मतलब होता है सुखवादी, जिसको खुशी चाहिए हर चीज में। ठीक है, वो कंफर्ट ही ढूंढेगा। पैसिमिस्ट बोलोगे तो पैसिमिस्ट हमें पता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो नहीं। एसेटिक का मतलब क्या हो जाता है? तो एसेटिक का मतलब क्या हो जाता है? ऐसा इंसान मैम जो कि साधु संत की जीवन जीता है, साधारण रहता है, एक सिंपल लाइफ को फॉलो करता है, सिंपल लाइफ स्टाइल को, और वो स्ट्रिक्ट होता है किसी भी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का फिलिंदा ब्लैंक से। वी डैश द मीटिंग विद अ मैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे? अपनी जो मीटिंग है हमारी वो डैश करेंगे एक प्रेसिडेंट के मैसेज के साथ हम डैश करेंगे। तो क्या करोगे आप लोग? आप लोग मीटिंग को स्टार्ट करोगे। आर बीइंग बिगन, आर बीइंग बिगन स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, और हमें पैसिव स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। मतलब आर बीइंग बिगन का मतलब ये पैसिव है, तो नहीं, ये लोग एक्टिव है। ये जो सेंटेंस है एक्टिव में है, यानी कि ये जो वी है ना, वी ही काम करेंगे। तो अगर वी काम करेगा तो एक्टिव सेंटेंस है, तो ये पैसिव का रूल है, तो इसको हटा दो। वी विल हैव बिगिन, तो क्या ये हो सकता है आप लोगों का? तो देखो, वी विल हैव बिगिन, हमें पता होना चाहिए कि थर्ड फॉर्म लगेगा। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन ये फर्स्ट है तो ये गलत है। वी विल बिगिन या वी हैड बीन बिगनिंग। हैड बीन बिगनिंग का इस्तेमाल आप कब करते हो? जब कोई बात पास्ट में है या फिर कोई बात ऐसा है जो कि हमें समय के बारे में बताए। ठीक है, यहाँ पे समय की बात नहीं कर रहा है। वी विल बिगिन, हम शुरुआत करेंगे, मीटिंग को शुरुआत करेंगे विद अ मैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ऑप्शन एलिमिनेट करना, और ये जो तरीका मैं आपको बताती हूँ सबसे बेस्ट तरीका है अब तक का। अगला क्वेश्चन है प्रपोजिशन से आप लोगों का। दे आउट टू बी हेयर डैश नाउ। हमें पता होना चाहिए इन कहाँ लगता है, बिसाइड्स कहाँ लगता है, बाय कहाँ लगता है, फोर। दे आउट टू बी हेयर। ठीक है, इसमें क्या लगेगा आप लोगों का? वो बस आने ही वाले हैं। हेयर बाय नाउ, हेयर बाय नाउ होता है। बाय नाउ का मतलब होता है जब हम कभी किसी चीज के लिए मैम क्या बताते हैं? अनुमानित समय बताते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम बताते हैं, अनुमानित समय, कि भाई वो किसी भी समय यहाँ आने वाले हैं। तो हेयर बाय नाउ का मतलब होता है एक्सपेक्टेड टाइम। पाई इन द स्काई का मतलब क्या हो जाता है? पाई है आपका मतलब, पाई का मतलब जो होता है ना आप लोगों का एक तरीके से जो डिश जो होता है उसकी बात करें कि वो स्काई में है, बट नहीं, वो स्काई में हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे गिर जाएगा। यानी कि मैम कोई ऐसी चीज जो कि हमें कैसा लग रहा है? इम्पॉसिबल सा लग रहा है, असंभव लग रहा है या इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है? आप लोग देखो, समथिंग दैट सीम बैड बट प्रोवाइड सम बेनिफिट। नहीं, बुरा दिखता है लेकिन कुछ बेनिफिट देगा नहीं। स्लाइटली अनवेल और फीलिंग लो। ठीक है, फोर्स टू डू समथिंग दैट यू वुड नॉट डू।
आइडिया और प्लान दैट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। ऐसा आइडिया, ऐसा प्लान जो कि मैम अनलाइकली टू हैपन है, जो कि असंभव है, होना असंभव है। तो पाई इन द स्काई का मतलब यही होता है। अगला आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत जल्द एक्टिव पैसिव वॉइस की मैराथन क्लास लाने वाली हूँ, 1 घंटे से प्लस की वीडियो है, जरूर देखना आप लोग। उससे उसके बाद एक्टिव पैसिव की टेंशन खत्म है। ऐसे ही मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी एक क्लास दूंगी आप लोगों को, जिसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको देखना ही नहीं है। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इसके बाद पीवाईक्यू के पीछे मत भागना गूगल पे जा जाके, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगी कि अब तक कौन कौन से टॉपिक को एग्जामिनर टच करता है। ठीक है, चलो अगला ये वाला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें पता है कि क्या होता है, और जिसको नहीं पता उसको मैं डिटेल में बताऊंगी, तरीके से बताऊंगी। आज की वीडियो का मकसद जो है वो यही है कि प्रीवियस ईयर के बारे में बताना कि भाई पहले कैसे सवाल पूछे जाते थे। ठीक है, चलो। दे सेड टू हर वी इलेक्टेड यू एज अ मिस यूनिवर्स इन मियामी। ठीक है, उसने कहा, तो सेड टू जब भी आता है तो सेड टू का रूल होता है कि टोल्ड में चेंज कर दोगे। कुछ एक्सेप्शन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब उस लेवल के क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो सेड टू का जो है रूल वो है टोल्ड में हमें बदल दोगे। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वही लगा दो, यहाँ पे हर लगा दिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या लगाना होता है, इसके बाद जो कोमा लगा हुआ है, और कोमा के बाद अगर कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, कोमा लगा हुआ है और कंजंक्शन लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए हमें डेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोमा और ये जो इन्वर्टेड कोमा है, सॉरी इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटाने के लिए हमें डेट कंजंक्शन लगाना पड़ता है। क्या मैम डेट के अलावा भी लगाते हैं? हाँ, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगी जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे। इफ लगता है, वेदर लगता है, टू लगता है, डेट लगता है, या डब्ल्यू एच फैमिली भी लगता है। ठीक, बट यहाँ डेट लगेगा। अगला, क्या मैम वी को चेंज करते हैं? हाँ, वी को चेंज करोगे आप। तो वी को किसके हिसाब से चेंज करोगे? तो वी को हम लोगों को चेंज करना है दे सेड टू हर। तो ये वी जो है ये दे के पास जाएगा और दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो दे का सब्जेक्टिव केस दे ही होता है। इलेक्टेड क्या है? सेकंड फॉर्म। तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल होता है उसके अंदर जब भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है तो उसको जब आप चेंज करोगे तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म में बदलोगे, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, यू को चेंज करेंगे। हाँ, यू को किसके हिसाब से चेंज करोगे? हर के हिसाब से चेंज करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, हर को हर लिख दिया, उसके बाद जो चीजें लिखी हुई है वो हमने एज इट इज लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है आप लोग का पैराजम्बल, यानी कि पैराजम्बल से सवाल पूछे जाएंगे तो आप लोगों को आना चाहिए। पैराजम्बल इस तरह से भी पूछा जाता है। इसके अंदर क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी देखो, S6 आपका इधर चला गया है, यहाँ चला गया है, एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड, S6 आपका यहाँ चला गया था। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग कि इस वाले सवाल में क्या होता है। इस वाले सवाल के अंदर आप लोगों का S1 और S6 फिक्स है। ठीक है, S1 और S6 फिक्स है। आपको बीच के जो सेंटेंस है वो अरेंज करने हैं। क्लियर? यानी कि पहला सेंटेंस हमारा ये है, फैथिक वाज सिटिंग एट द रिवर बैंक चूइंग अ पीस ऑफ ग्रास। ठीक है, कोई बैठा हुआ है रिवर के बैंक के पास, मतलब किनारे में बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, ग्रास को मतलब वो कर रहा है, चबा रहा है। ठीक है, S1 हमारा पहला हो जाएगा। अब आगे देखो, या तो मैम R होगा उसके बाद, या तो S होगा, या तो Q होगा, या तो P होगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, he saw Pathik sitting there and asked where the यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, चक्रवर्तीज lived। ठीक है, he saw, ही किसके लिए लगाया गया है? तो मैम हो सकता है ये जो फैथिक लिखा हुआ है, फैथिक है कि फैथिक, जो भी नाम इसको हम बोलेंगे, तो अगर ये कह रहा है ही सॉ फैथिक, उसने उसको देखा। ठीक है, अगर उसने पैथिक को देखा तो ही इसके लिए तो नहीं आया ना डेफिनेटली। तो मैम ये जो ही प्रोनाउन आया है किसके लिए आया है? समझ रहे हो मेरी बात? एक बात समझो, हमारा जो रूल होता है सिटिंग अरेंज, सॉरी इसमें पैराजम्बल में, उसमें क्या होता है, पहले नाउन आता है, इसके बाद हमारा प्रोनाउन आता है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे सेंटेंस में राम लिखा हुआ है तो इसके बारे में जब मैं बताऊंगी तो मैं ही को बाद में लगाऊंगी, पहले राम को। यानी पहला सेंटेंस मेरा राम बनेगा, दूसरा सेंटेंस मेरा ही बनेगा, अगर वो राम के बारे में ही है तो। अब मैं देखूंगी कि क्या ये ही इसके लिए आया हुआ है, तो नहीं, ये ही इसके लिए नहीं आया, क्योंकि उसने उसको देखा। ही सॉ फैथिक, इसने फैथिक को देखा। ठीक है, फैथिक को देखा, तो ही मैम किसी और के लिए आया। तो किसी और के लिए आया तो पहले तो उस बंदे को ढूंढो, यानी कि पी S1 के बाद नहीं आने वाला। P अगर S1 के बाद नहीं आएगा तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा अगला ऑप्शन देखो क्या हो सकता है हम लोगों का, अ मिडल एज्ड मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क, ये हो सकता है। ठीक है, ये वाला हो सकता है हमारा
ठीक है। मस्टेस, मिडल एज्ड मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क मस्टेस स्टेप ऑन द सो, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पे एक नए आदमी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्यों हो सकता है, और इसी आदमी ने देखा फैथिक को बैठा हुआ, ठीक, तो क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी आएगा, ठीक है। हमें क्या पता चला कि क्यू के बाद पी आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, फैथिक वेंट ऑन चूइंग द ग्रास एंड सेड ओवर देयर इट वाज डिफिकल्ट टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, ठीक है। यानी कि इसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा यानी इससे कुछ पूछा गया, इसने कुछ बोला, ठीक है, इसने एंड सेड कि वहां है, और इट वाज डिफिकल्ट यानी कि इसने बोला, इसने जवाब दिया, इसने आंसर दिया मैम, तो इससे कुछ तो सवाल पूछा गया होगा ना, इसने आंसर दिया क्योंकि सेड लिखा हुआ है, तो इससे सवाल क्या पूछा गया था कि चक्रवर्ती लिव्ड, कि चक्रवर्ती कहाँ रहता है, यानी कि मैम आर के बाद पी आएगा, ठीक है, आर के बाद पी आएगा, आर के बाद पी आएगा। समझ आ गया आप लोगों को कि हाँ उससे कुछ सवाल पूछा गया, सॉरी एक सेकंड रुको, आर के बाद पी नहीं आएगा, सवाल पी में पूछा गया है, जवाब आर में आया है, यानी कि पी के बाद आर आएगा, पी के बाद आर डायरेक्ट आ जाए या बीच में कुछ आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पी पहले आर बाद में, तो पी पहले आएगा आर बाद में आएगा, हटा दो, ठीक है, पी पहले आएगा आर बाद में, ये हो सकता है आंसर, ठीक है, पी पहले आएगा आर बाद में, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि वो बैठा हुआ था, ठीक है, पीस ऑफ ग्रास जो है च्यूइंग कर रहा था। उसके बाद एस में लिखा हुआ है अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक बोट आया, ठीक है, आने के बाद क्या कह रहा है कि एक मिडिल एज्ड मैन विद ग्रे हेयर, एक आदमी था जो कि मिडिल एज्ड मैन था, ग्रे हेयर के साथ था, वो वहां उतरा, स्टेप्ड ऑन हुआ, स्टेप्ड ऑन हुआ, एक बोट आया, ठीक है, बोट आया, ये रहा, अच्छा रुको एक सेकेंड मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि क्लियर समझ आए आप लोगों को, ठीक है, कि मैम एक बोट आया, ठीक है, जब वो बैठा हुआ था, फैथिक बैठा हुआ था, तो एक बोट आया, ये रहा बोट आपका। इसके बाद जो मिडल एज्ड मैन ग्रे था विद ग्रे हेयर, ये क्या हुआ, ये स्टेप्ड ऑन हुआ, ठीक है। इसके बाद उसने देखा कि भाई वो बैठा हुआ है, फैथिक बैठा हुआ है वहां पे, उससे उसने पूछा, क्वेश्चन किया कि चक्रवर्ती कहाँ रहता है, ठीक है। इसके बाद इसने जवाब दिया, उसने जवाब क्या दिया कि भाई ये रहा वहां रहता है, लेकिन ये बात बताना मुश्किल था कि उसने क्या पॉइंट आउट किया, यानी कि मैम SQPR इसका सही सीक्वेंस है। अब आप बोलोगे कि मैम इतना समय क्या पेपर में लगाएंगे, नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए टाइम लगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम, बट आप जब एग्जाम में करेंगे तो इस लॉजिक से करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी आदत बन जाएगी, ठीक। सी डज नॉट कॉल मी एवरी डे, ये कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों का, देखो एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन टैग बोलते हैं उसको। क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है कि एक सेंटेंस पॉजिटिव में आएगा, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में बनता है, या फिर पहला सेंटेंस नेगेटिव में है तो दूसरा पॉजिटिव में बनता है, ये रूल होता है इसका। दूसरा रूल क्या होता है कि मैम अगर जो पहला सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज होते हैं, ठीक है, दो क्लॉज होते हैं, पहला और दूसरा, तो दूसरा वाला जो है उसके अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब कुछ मिलेगा, दूसरे वाले में क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्लियर है। चलो, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो सेंटेंस होते हैं, दो क्लॉज होते हैं, कुछ भी बोल दो। अब क्या, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस्तेमाल हुआ है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्या कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सी डज नॉट कॉल मी एवरी डे, तो मैम ये जो है पता कैसे चलेगा, तो तीसरी बात याद रखना कि कोई बात बोली जाएगी, कोई सेंटेंस होगा, उसके बाद कोमा होगा, उसके बाद यहाँ दूसरे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होगा, इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, ठीक, क्वेश्चन टैग वाले सवाल होते हैं ये। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेंटेंस, ये रहा पूरा, इसके बाद एक कोमा आ गया, इसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक से फिर ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन टैग का है। अब देखो डज नॉट का मतलब मैम ये नेगेटिव है, पहला सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, फिर कोमा के बाद क्या होना चाहिए, सेंटेंस पॉजिटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, तो क्या ये सही है, नॉट नहीं, क्या ये नॉट वाला सही है, नहीं, बी या डी हो सकता है, ठीक है। दूसरा रूल याद करोगे आप लोग कि मैम आपने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब सेम होनी चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब मैम यहाँ पे डज है, तो क्या यहाँ पे डज आएगा, हाँ डज ही आएगा, डिड नहीं आएगा, क्लियर है आप लोगों को, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और एक चीज और, ये जो मैंने क्वेश्चन देखा है इससे दो क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोवर्ब बताना है, डिसक्रिएशन इज अ बेटर पार्ट ऑफ वेलर, इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी कोई जो ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर हमें क्या करता है, हमें क्या करना होता है, फाइट को एंड करना बेटर होता है फाइट करने से ज्यादा, ठीक है। कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें मैम बहादुरी से फाइट करने की जगह उसको हम लोगों को एंड करना ज्यादा बेहतर होता है,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का? इसके अंदर हमारा पहला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही है, तो ये वाला क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन टैग वाला हो गया। प्रोवर्ब का मतलब, एक सेकंड, इट इज वाइज, नहीं नहीं नहीं, कनिंग वाला नहीं होगा। कनिंगनेस टू एंड फाइटिंग इज बेटर देन फाइटिंग ब्रेवली, नहीं नहीं ये वाला नहीं है। कनिंगनेस का मतलब है कि आप लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ देखो, इट इज वाइज टू बी केयरफुल एंड अवॉइड अननेसेसरी रिस्क। ठीक है, अवॉइड करना, किसी चीज को वाइजली अवॉइड करो उस चीज से फाइट करने की जगह। ठीक है, मैंने ये पढ़ा था फाइट, तो फाइट ब्रेवरी नहीं कि भाई आप ठीक है आप हिम्मत के साथ ताकत के साथ मत लड़ाई करो, उस चीज को इग्नोर करो। अगला, माई अंकल टुक अस टू द सो। अगेन मैंने क्या बोला था, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टैग, ये वाला क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि इसके चांसेस है आने के। पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस आपका देखो, फिर कोमा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ये, यानी कि क्वेश्चन टैग से है। हमने क्या सीखा था कि एक सेंटेंस पॉजिटिव एक नेगेटिव। माई अंकल टुक अस टू द सो, मैम ये पॉजिटिव है, यानी कि दूसरे वाले में नेगेटिव आएगा, यानी कि नॉट की जरूरत है। तो इसमें नॉट है नहीं, इसमें नॉट है नहीं, इन दोनों में नॉट है, दोनों में से एक आ सकता है। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम देखेंगे दूसरा रूल कि सेकंड फॉर्म यहाँ इस्तेमाल किया गया, टेक, टुक, टेकन। टुक सेकंड फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होता है, तो आपका डिड होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिड नॉट ही। क्लियर, चलो अगला, डज नॉट वाला नहीं होगा। अगला है द प्रोसेस ऑफ ऑफिसर रजिस्ट्रेशन एज ए नंबर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, यानी कि कह रहे हैं प्रोसेस जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उस चीज को आप क्या बोलोगे, तो उस चीज को हम एंट्रेंट बोलेंगे, नहीं इसका मतलब व्यक्ति होता है। एंटाइटलमेंट होता है, नहीं इसका मतलब अधिकार होता है। अलॉटमेंट होगा या एनरोलमेंट होगा, तो एनरोलमेंट होगा। अलॉटमेंट का मतलब होता है बांटना, एनरोलमेंट का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करना। अगला, माई कजिन asked me डैश आई वुड अराइव, मेरी कजिन ने मुझसे पूछा, क्या पूछा होगा, आफ्टर आई अराइव नहीं, व्हेन आई अराइव, नाउ आई अराइव नहीं, उसने पूछा होगा भाई कब आओगे, कब आओगे, तो व्हेन आई वुड अराइव। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रशांत ग्रुप कंसीडर द अल्टरनेटिव ऑफ रिसेटलिंग द ऑर्फनेज इन द देयर कम्युनिटी। रिसेटलिंग का आपको बताना है कि सही कौन सा है। रिसेटलिंग, रिसेटलिंग में आप लोग देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर रिसेटलिंग, थर्ड ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कैन सब्सिट्यूट अंडरलाइन पार्ट्स, पार्ट्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, रीसेटलिंग। इसमें देखो स्पेलिंग गलत है, इसमें स्पेलिंग गलत है, रीसीटलिंग ये भी गलत है। क्या ये और ये सेम है, RESET RESTTLING, अच्छा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला, बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है मैम बातों को गोल गोल मत घुमाओ, सीधी बात करना। टॉक अबाउट समथिंग विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप बातों को घुमा रहे हैं, तो टॉक अबाउट समथिंग, किसी और चीज के बारे में बात करना, और हम कम कम नहीं हो रहे हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, अगला, द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर डैश पूजा हॉलीडेज, स्कूल क्या होगा, बंद हो जाएगा, पूजा हॉलीडेज। तो पूजा हॉलीडेज क्या है मैम, डेफिनेट चीज है कि भाई जब पूजा हॉलीडेज होगा तो हमारा स्कूल जो है वो बंद कर दिया जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का पैराजम्बल से है। देखो एक बात याद रखना पैराजम्बल में हमेशा, कि पैराजम्बल में जो हावेवर होता है ये शुरुआत में नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी अच्छी बात को बुरी बात से जोड़ता है, किसी बुरी बात के बारे में फिर अच्छी बात, एक तरीके से ये कंजंक्शन है जो कि कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। तो हावेवर मैम शुरू में नहीं आएगा, तो ये हट जाएगा। अगला कह रहा है क्रिएटिव थिंकिंग जो होता है थस रेफर किया जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग को इसीलिए रेफर किया जाता है। ठीक है, यानी कि मैम ये बी जो है वो किसी और बात को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, यानी इससे पहले कोई बात हुई होगी। ठीक है, इससे पहले कोई बात हुई होगी, इसका मतलब होता है इस तरह से या इस तरीके से, या फिर हम क्या करते हैं इस चीज को, हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी चीज का एग्जाम्पल बताने के लिए। ठीक है, कुल मिला के ये हो जाएगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है, तो अगर ये सेंटेंस में स्टार्टिंग नहीं आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। ठीक है, थर्स का मतलब एक तरीके से होता है इसलिए, इस प्रकार, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, कि इसके बाद हमारा इससे पहले कोई चीज आना चाहिए। यहाँ कह रहा है क्रिएटिव थिंकिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जो है बाकी थिंकिंग से अलग है। ठीक है, इसमें बता रहा है क्रिएटिव थिंकिंग के खासियत के बारे में। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ नॉवल एंड ओरिजिनल आइडिया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब नया नया सोचो और ओरिजिनल आइडिया के बारे में सोचो, उसके प्रॉब्लम को सोचो, उसको सॉल्यूशन को सोचो, ये क्रिएटिव थिंकिंग होता है। प्रत्येक साल क्या होता है, न्यू मॉडल ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस, कार्स एंड अदर आइटम्स प्रोड्यूस्ड मे नॉट बी ओरिजिनल। ऐसा होता है कि कई चीजें जो होती है कि वो प्रोड्यूस नहीं की जाती है ओरिजिनल, जब तक उसके अंदर कोई यूनिक फीचर ऐड ना किया जाए। ठीक है, यानी कि जब वो प्रोड्यूस्ड होगा तो उसके अंदर यूनिक फीचर्स आएंगे तभी वो प्रोड्यूस्ड
होगा और उसी को हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। ये और उस चीज को फर्दर एड ऑन कर रहा है और एक्स्ट्रा खासियत बता रहा है, यानी कि सी हमारा शुरू का सेंटेंस होगा, यहाँ लिखा हुआ है ना सीई, सीई हमें पता चल गया कि मैम सी से शुरू होगा, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बता रहा है, सी के बाद ई आएगा, ई का मतलब क्या हो जाएगा, समटाइम क्रिएटिव थिंकिंग इज अंडरस्टूड जस्ट एज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। कभी कभी क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे को हम बोलते हैं कि भाई ये तो नया तरीका है सोचने का या फिर अलग तरह से सोचने का तरीका ही क्रिएटिव थिंकिंग कहलाता है। यानी कि सी के बाद ई हमारा क्लियर है कि आएगा, सी के बाद ई, अब ई का कनेक्शन ए से जुड़ रहा है कि ई का कनेक्शन डी से जुड़ रहा है, ये देखना है। समटाइम क्रिएटिव थिंकिंग इज अंडरस्टूड जस्ट एज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग और थिंकिंग डिफरेंटली, या तो नए तरीके से सोच रहे हो या फिर अलग तरह से सोच रहे हो। प्रत्येक, अब आगे बता रहा है कि every year new models of household appliances, car and other item produced may not be original। कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि वो ओरिजिनल नहीं है जब तक उसके अंदर यूनिक फीचर ऐड ना किए जाएं इन प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो क्या डी हो सकता है? हो सकता है, ठीक। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट बिसाइड नोवेल्टी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि नई नई चीजें, यूनिक चीजें ऐड करनी चाहिए। डी में कह रहा है यूनिक चीजें और नई नई चीजें ऐड करनी चाहिए, यहाँ कह रहा है कि सुनो भाई, नई नई चीजों के अलावा भी क्या है, ओरिजिनल चीजों की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल चीजों की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और क्रिएटिव थिंकिंग को इसीलिए हम रेफर करते हैं ओरिजिनलिटी से एंड यूनिकनेस से। यानी कि मैम एक बात तो कंफर्म है कि बी तो लास्ट सेंटेंस होगा, सी ई शुरू में आएंगे पेयर में, इसके बाद हमारा ए डी आएगा कि डी ए आएगा, यहाँ कंफ्यूजन है। तो इसके बाद हमारा डी और ए आएगा, क्योंकि डी में हमें बताया जा रहा है कि नई नई चीजों में कुछ ऐड होता है तो हम उसको क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। लेकिन उसी बात के अपोजिट वाली बात ए में बोला जा रहा है कि भाई सुनो, नई नई चीजें तो तुम ऐड कर रहे हो लेकिन पुरानी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि डी का पेयर ए से है, डी का पेयर ए से है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सी ई डी ए बी, सी ई डी ए बी। अगला अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे देखो क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखो अभी तक 2-3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम टाइम दैट कैन गेट एन रोटन, ठीक है। इनमें से क्या कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कोई ऐसी चीज जिसको क्या है, सम टाइम दैट कैन गेट एन रोटन, जिसको कि रोटन करना क्या हो सकता है, कर सकते हैं। तो पेरिसेबल बोलोगे, फ्रेजाइल बोलोगे, रेसिस्टेंस बोलोगे, स्टडी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पेरिसेबल बोलते हैं। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, नाजुक होता है, जैसे कि कांच की चीजों को क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। रेजिस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से किसी चीज से रुकना, प्रतिरोध, ठीक। स्टडी का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज मजबूत, इसका मतलब क्या हो जाता है, जिसको नष्ट किया जा सकता है। तो पेरिसेबल का मतलब जो नष्ट हो जाए, जो खराब हो जाए, जिसका एक तरीके से विनाश हो सकता है, ठीक। अगला है स्टिकी फिंगर, स्टिकी फिंगर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। स्टिकी फिंगर का मतलब होता है चोरी करने की आदत, जिसको चोरी करने की आदत है वो कभी नहीं बदलने वाला। तो टू बी सिचुएशन वन कैन नॉट बी रीड ऑफ, ऐसा सिचुएशन जिससे बचना मुश्किल हो। टू बी अनक्लीन, क्लीन ना होना। टू बी ओवरली अटैच्ड टू समवन, किसी से अटैच्ड होना, यानी बहुत ज्यादा अटैच्ड होना विद ए टेंडेंसी टू स्टील, यही होता है। स्टिकी फिंगर का मतलब आपका हाथ खुजला रहा है, बस समझ लो कि चोरी करने के लिए। अगला है मिस स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये क्या है टॉपिक आपका, इडियम, ठीक है। इसमें बताना है कि इनकी स्पेलिंग में से किसकी स्पेलिंग गलत है। तो एक काम करना, ऐसे सवाल जब आप लोगों के आगे आए तो डायरेक्ट ऑप्शंस देखो, ठीक है। गलत होगा तो इन्हीं में से होगा। ट्रांसलेटेड सही है क्या? हाँ। ड्रामेटिस्ट बिल्कुल सही है। लैंग्वेज ये भी सही है। कंसीडर्ड, कंसीडर्ड सही है क्या? नहीं, कंसीडर्ड ही गलत है हमारा, तो कंसीडर्ड यहाँ पे गलत है, ठीक। इसकी स्पेलिंग गलत है, बाकी सारी चीजें हमारी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, कंसीडर्ड लिखा हुआ है कंसीडर्ड को। अगला है आप लोगों का, अगेन क्या है ये, पैराजम्बल है। देखो पैराजम्बल बहुत ज्यादा वेटेज रख रहा है, 3 क्वेश्चन अब तक पैराजम्बल के आ चुके हैं एक ही शिफ्ट में, यानी कि पैराजम्बल आपको करना है अच्छे से, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये आपके इस एग्जाम में देखा गया है कि पैराजम्बल ज्यादा है, क्योंकि ये लोग आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक करना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ के कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। यहाँ कह रहा है ओक, बीचेस, बिल्चेस, चेस्टनट, मैपल्स, एम्स एंड लाइंडन्स आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ डेसिड्यूस ट्रीज। ऐसे ये क्या बता रहा है कि डेसिड्यूस ट्रीज के ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। द लीफ क्लोरोफिल्स डिग्रेड फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन, रेड एंड गोल्डन, ठीक, गोल्डन। यानी कि क्यू वाले में बताया जा रहा है लीफ के बारे में, पत्तों के बारे में बता रहा है कि इसमें क्या होता है, रंग बदल जाते हैं, ठीक है। डेसिड्यूस का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कोई चीज क्या है आपका, पतझड़। यहाँ पे डेसिड्यूस का मतलब हो जाता है पतझड़, जो कि पत्ते गिराते हैं, ऐसे पेड़ जो कि पत्ते गिराते हैं उनके नाम यहाँ पे बता रहा है कि ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऐसे पेड़ों के, ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है।
तो ऐसे पेड़ों के ये सब एग्जाम्पल हैं। क्या होता है इसके अंदर, जो पत्ते होते हैं क्लोरोफिल वो डिग्रेड हो जाते हैं ग्रीन से ब्राउन में, रेड में, गोल्डन में। ठीक है, पत्तों के बारे में बता रहा है। प्रत्येक साल डेसिडुअस ट्रीज लॉस देयर लीव्स इन, हाँ यहाँ लग रहा है कि सेंटेंस हमारा शुरू हो सकता है कि प्रत्येक साल क्या होता है आपका, डेसिडुअस जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, वो जो है वो अपने पत्ते क्या करते हैं, खो देते हैं। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमारा शुरू हो सकता है। दिस इज डन टू रिड्यूस, दिस इज डन, ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है, तो एस शुरू नहीं हो सकता। आर से सेंटेंस शुरू है, डेफिनेटली आर से सेंटेंस शुरू है हमारा। आर के बाद बोला जा रहा है कि प्रत्येक साल जो डेसिड्यूस ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, लॉस कर देते हैं अपने पत्तों को। ठीक है, लूज कर देते हैं अपने पत्तों को, यानी कि गिरा देते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, एक तरीके से मिसप्लेस भी होना होता है। आर के बाद क्या आएगा, दिस इज डन, ऐसा इसीलिए किया जाता है टू रिड्यूस देयर रिक्वायरमेंट फॉर वाटर, वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वो क्या कर सके, रिड्यूस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर को। ठीक है, यानी कि आर के बाद एस आएगा, दिस इज डन इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, इसके लिए हमारा दिस इज डन आया है, यानी कि आर पी नहीं, आर क्यू नहीं, आर एस ये हो सकता है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद आगे बता रहा है हमारा कि ये जो है ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स बता रहा है, इसके अंदर पत्ते के बदलने का कलर कारण बता रहा है कि पत्ते किस तरीके से बदलते हैं। तो द लीफ, तो पत्तों के बदलने का कारण बताना है हमें, पहले पत्तों के बदलने का कारण। उसके बाद लास्ट में हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं, डेसिड्यूस वाले कौन कौन से पेड़ हैं। तो उसके बाद लास्ट में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल आर एस क्यू पी सही हो जाएगा कि मैम लास्ट में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे पहले हम सारी बातें क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो आर एस क्यू पी हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखो 3-4 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से आ चुके हैं। पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, ऐसा इंसान जो शराब ना पिए उसको ट्रेटर्स बोलोगे, इसका मतलब होता है द्रोही, देशद्रोही, ये नहीं। ठीक है, ट्रोगोडाइट होता है, तो ट्रोगोडाइट का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब एक तरीके से हो जाता है कोई कैसा इंसान है, ट्रोडोडाइट, ट्रोडोडाइट भी इसका सही नहीं होता है। टैटो टेलर का मतलब क्या हो जाता है, टैटो टेलर का मतलब हो जाता है ऐसा इंसान जो क्या ना करे, दारू वगैरह ना पिए या शराब वगैरह ना पिए। ठीक है, और अगला वर्ड है हम लोगों का टोडी। टोडी का मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से कोई ऐसा इंसान जो कि क्या करता है, बोल सकते हो चमचा टाइप से, चमचा टाइप से, या फिर जो चापलूसी करता है। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये वाला जो वर्ड है आपका ट्रोगोडाइट, ट्रोगोडाइट का एक तरीके से मतलब होता है, बोल सकते हैं आप लोग ऐसा जो आदि मानव कह सकते हो। ठीक है, ट्रोगोडाइट इसका मतलब होता है आदि मानव। और ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि चापलूसी करने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो अगला क्वेश्चन पैसेज है। ठीक है, पैसेज आप लोगों का, सॉरी, पैसेज आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, पैसेज का मैं तरीका बताऊंगी आपको, उस तरीके से पैसेज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो मैंने हाईलाइट कर दिया है आंसर को, बट आपको ऐसे एग्जाम में नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन क्या था, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, मतलब ये कॉम्प्रीहेंशन वाले टॉपिक से आया था, आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन भी आना है। ठीक है, एक सेक्शन इंक्लूड है इसका, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन वाले में सिर्फ और सिर्फ पैसेज आएगा, हिंदी का पैसेज और इंग्लिश का पैसेज। तो व्हाट इज द पैराडॉक्स रेफर टू द पैसेज, पैराडॉक्स का मतलब जो पैसेज में क्या रेफर किया गया, तो यहाँ लिखा हुआ था कि पैराडॉक्स का मतलब होता है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है, और उसके अलावा जो है लिटरेसी को प्राप्त करना, अचीव करना लिटरेसी को। ठीक है, यानी कि क्या होना, बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना। द नंबर ऑफ इलिटरेट एंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी हैव बोथ इंक्रीज, हाँ दोनों चीज का बढ़ना ही कहलाता है, डिक्रीज की कोई बात नहीं किया गया, क्योंकि दोनों में इंक्रीज और ग्रोथ की बात किया जा रहा है, तो ये हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो इंक्रीज वाइल द परसेंटेज ऑफ हैज गॉन डाउन, नहीं, डाउन की तो बात ही नहीं किया है। ठीक है, आप लोग पैसेज पढ़ो, यहाँ पे देखो जिसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ कह रहा है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ग्रोथ हो रही है, इसके साथ अचीव कर रहे हैं इन लिटरेसी, यानी कि दोनों चीज में मैम प्रोग्रेस हो रहा है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन में डिक्रीज, डिक्रीज और डाउन का मतलब भी डिक्रीज, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज। जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या बात किया जा रहा है। तो इस वाले में बात किया जा रहा है, आपको एक तरीके से प्रॉब्लम बता रही कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप लोग पढ़ना ये पैसेज, नेट पे मिल जाएगा आपको ये पीवाईक्यू। ठीक है, अगला देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, यानी कि ये 23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन टोटल थे, मैंने 2 हटा दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले मैंने ऐड किए हैं, बाकी एक क्वेश्चन पेपर आपका खत्म हो गया। अगला जो है आपका, इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन ऐड है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, टू बी इन टू माइंड्स, यानी इडियम्स आना है। टू बी इन टू माइंड्स का मतलब ही समझ आ रहा है मैम, ऐसा एक तरीके से अनिश्चित होना,
ठीक है, हमें डिसाइड नहीं कर पाना कि भाई क्या करना है, कंफ्यूज्ड होना, पजल्ड होना, मैम समझ ही नहीं आना करना क्या है। ठीक है, अगला, द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज के साथ फॉर और किसी चीज के अगेंस्ट, या तो किसी चीज के लिए या तो किसी चीज के खिलाफ होना। अगला है रेड लेटर डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे। रेड लेटर डे का मतलब इंपॉर्टेंट डे होता है, और ये कई एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब आप लोगों के ऊपर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कहाँ लिखोगे। एक कॉपी बनाओ, नोटबुक बनाओ, उसमें क्या करो, जब भी मैं क्लास करवाऊं, जब भी आप लोग सेल्फ स्टडी करो, सबसे पहले तो देखो सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। चाहे कितनी भी क्लासेस मैं लेके आऊं, चाहे कितनी भी क्लासेस आप लोग यूट्यूब पे देख लें, तब तक काम नहीं आने वाले जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। ठीक है, मैं कितनी भी चीज ले आऊं ढूंढ के, रिसर्च करके आप लोगों को गाइड कर दूं, बट जब तक आप लोग उस चीज को फॉलो नहीं करोगे, अपने हैंड से कोई चीज नहीं ढूंढना चाहोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो एक कॉपी बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना शुरू करो, उसके बाद उसको कभी कभी रिवाइज किया करो कि भाई उसका मतलब क्या है। रेड लेटर डे उनमें से ही है। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, कई बच्चे इसके एग्जाम में ना डेंजरस डे कर देते हैं, बट नहीं, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे, यादगार दिन। ठीक, अगला है टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट हार्ट का मतलब क्या हो जाता है, जब आप किसी चीज से डीपली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, डीपली अफेक्ट होना, डीपली असर होना किसी चीज का। अगला है टू बी वर्थ वॉन्स सॉल्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है वैल्यूएबल होना, किसी इंसान के लिए आप क्या है, टू बी वैल्यू। ठीक है, टू बी ऑफ वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट डैश मोहल्ला क्लिनिक्स इन स्लम्स ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है भाई सेट करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक्स को। तो सेट अप होता है जिसका मतलब होता है स्थापना करना, नई नई चीजों को क्या करना, जब हम क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, तो सेटअप होता है, इसका मतलब होता है स्टैब्लिश करना। याद रखना, सेट के साथ जब अप लगता है इसका मतलब होता है स्टैब्लिश करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, ईच बिजनेस एक्टिविटी डैश एम्प्लॉयमेंट टू पीपल हु वुड अदरवाइज टू बी एम्प्लॉय। कह रहा है प्रत्येक जो बिजनेस है उसकी एक्टिविटी क्या होती है, उसकी एक्टिविटी होती है कि क्या देना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना उन लोगों को जो कि अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो जो बिजनेस एक्टिविटी है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते होंगे, नहीं, रोजगार क्रिएट नहीं करते हैं, रोजगार हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिजनेस क्या है, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, नहीं, बिजनेस को जरूरत थोड़ी ना ढूंढने की, बिजनेस टेक करते हैं, नहीं, बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, लोगों को देते हैं। ठीक है, अगला देखो, सीमा कट एन एप्पल डैश अ नाइफ। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको भी स्टार मार्क कर लो। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जब भी हम किसी औजार की बात करते हैं, तो हम विद का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी इंसान की बात करते हैं, तो जैसे कि ये काम किया गया राम के द्वारा, तो हम बोलेंगे बाय राम। ठीक है, कि हम जब मैम इंसान की बात करेंगे कि इंसान के द्वारा काम किया गया, तो हम बाय लगाएंगे। और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, किसी औजार का इस्तेमाल करेंगे, किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो हम विद लगाएंगे। क्लियर है। अगला, रमेश टॉक्ड वेरी डैश अबाउट द प्लेसेस ही हैड विजिट। ठीक है, रमेश, अब यहाँ इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्टेड, यहाँ हमें देखना है कि क्या आ सकता है। एक बात याद रखना है, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ये भी वर्ब हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, यहाँ हमें क्या लगाना है, रमेश जो है वो टॉक्ड कर रहा है। टॉक के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना है कि वो जो बात कर रहा है वो कितनी बातें कर रहा है, अबाउट द प्लेस ही हैड विजिटेड। तो मैम वो ना ज्यादा बातें नहीं, वो सॉरी, वो ना ही टॉक्ड वेरी इंटरेस्टिंगली, यानी कि एडवर्ब लगाना है। और एडवर्ब यही है जिसमें एलवाई होता है, वो एडवर्ब होता है। और बात करने को ही हमें एक्सटेंड करना है, फर्दर बोलना है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को कि जब हम टॉक्ड के बारे में बता रहे हैं तो हमें एडवर्ब लगाना है, और इनमें से जो एडवर्ब है वो है इंटरेस्टिंगली। अगला है डैश बीइंग ऑनेस्ट द सर्वेंट इज हार्ड वर्किंग। कहना चाह रहा है कि इसके अलावा सर्वेंट क्या है, हार्ड वर्किंग भी है। तो एमंग नहीं, बिटवीन का मतलब दो, बिसाइड या बिसाइड, इन दोनों में कंफ्यूजन है। देखो, इसके अलावा, एक बिसाइड का मतलब होता है बगल में, एक बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। वो उसके अंदर ये भी खासियत है, वो ईमानदार तो है, ऑनेस्ट तो है, लेकिन वो हार्ड वर्किंग भी है। समझ रहे हो मेरी बात, वो ईमानदार है और साथ साथ हार्ड वर्किंग है। यानी कि मैम वो बिसाइड्स लगेगा। इस बिसाइड का मतलब क्या हो जाता है, बगल में। जब आपके नियर बाय कोई बैठ जाए, आपके बगल में कोई बैठेगा, उसको आप बिसाइड बोलोगे। और बिसाइड्स का मतलब होता है ऐड ऑन करना या इसके अलावा, इसके अलावा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी कि हमें वोकेबलरी के क्वेश्चन है, हमें बताना है इसका सिनोनिम्स कि हंगर का मतलब यहाँ पे किस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन देयर वाज ए हंगर फॉर इंग्लिश नॉलेज, एक ऐसा समय था जब इंग्लिश नॉलेज का क्या था, हंगर था, भूख थी। तो एपिटाइट का मतलब भूख, तो क्या भूख थी? नहीं। लालच था? नहीं। विश था या डिजायर था? तो मैम डिजायर था, इच्छा थी सीखने की। ठीक है, तो डिजायर हमारा यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर बैठ जाएगा। ठीक, विश करना मनोकामना होती है, डिजायर करना मतलब इच्छा जाहिर करना, डिजायर का मतलब इच्छा जाहिर करना। अगला क्वेश्चन है, पीपल डिड नॉट बिलीव हिज स्टेटमेंट बट द सब्सिक्वेंट इवेंट सो दैट ही वाज राइट। लोग जो थे विश्वास तो नहीं कर रहे थे उसकी बातों पे, लेकिन ऐसे परिणाम थे, ऐसे सब्सिक्वेंट थे, इवेंट्स थे जो कि शो कर रहे थे कि भाई वो राइट है। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट का मतलब क्या हो जाता है? सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में, लेटर। ठीक है, बट द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जो बाद में इवेंट्स हुए, ठीक है, सब्सिक्वेंट जो इवेंट्स थे जो कि बाद में हुए, वो शो करते हैं कि वो क्या था, वो सही था, ही वॉज राइट। तो लेटर हो जाएगा, अर्लियर नहीं, मैनी नहीं, फ्यू नहीं। द रिच मैन पोजेस मैनी सुपरफ्लोस थिंग, जो रिच मैन होते हैं वो क्या करते हैं, फालतू में क्या करते हैं, सुपरफ्लोस थिंग्स करते हैं। तो पोजेस करते हैं, रखते हैं, अधिकार जमाते हैं। ठीक है, यानी कि रखने का सेंस में हम पोजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो सुपरफ्लोस का मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से मान के चलना, फालतू की चीजें, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी वो चीज, उस चीज वो लोग क्या करते हैं, उस चीज को कैरी करते हैं। तो सुपीरियर नहीं, नीडलेस हो जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है उन चीजों को भी पोजेस करना रिच लोगों का ये काम होता है। अगला, द बीएसएफ इंटरसेप्टेड ए ट्रक कैरिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। ठीक है, बीएसएफ ने क्या किया, इंटरसेप्टेड किया, यानी कि फाउंड किया, पाया, मैट किया, स्टॉप्ड, इसका मतलब होता है स्टॉप्ड, रोका एक ट्रक को जो कि कैरी कर रखे थे। ठीक है, अगला, he earns enough to satisfy his wants, वो इतना कमाता है कि वो अपने वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, वांट्स का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, एक तरीके से इच्छाओं को डिजायर्स बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, एम्स नहीं, एम्स का मतलब टारगेट होता है, प्लेजर का मतलब खुशी होता है, नीड का मतलब जरूरत होता है। रेनू इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बट प्राउड। अपोज, अच्छा देखो, यहाँ पे आपको मीनिंग बताना था सेम, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है, अपोजिट बताना है, तो इंटेलिजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपल नहीं, इग्नोरेंट, जो इग्नोर करे चीजों को। ऑस्ट्रेलिया का मतलब साधारण, तो इंटेलिजेंट का अपोजिट हो जाएगा डल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मतलब हमने अभी देखा था, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है साधारण चीजें, मतलब जो होता है ना कि एक तरीके से साधु संत को हम बोल सकते हैं कि वो जब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते हैं। अगला, ही वाज asked टू एक्सीलेट द पेस ऑफ वर्क, उसको बोला गया कि भाई स्पीड बढ़ाओ, काम में स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाने को अपोजिट क्या हो जाएगा, कंट्रोल करो, चेक करो। ठीक है, स्लैकन करो या सुपरवाइज करो, नहीं, इसका जो अपोजिट हो जाता है वो होता है रिड्यूस करना। कंट्रोल करने का मतलब होता है बिल्कुल ही उसको कम करना नहीं होता, कंट्रोल करने का मतलब होता है अपने अधिकार में ले लेना। ठीक है, बट स्लैकन का मतलब क्या हो जाता है मैम, उस चीज की स्पीड को कम करना, रिड्यूस द स्पीड, स्पीड को कम करना। समझ गए आप लोग? तो ये वाला आंसर सही था। अपोजिट यहाँ बताना है, पैथेटिक का अपोजिट क्या होता है, यानी कि अपने आप को किसी गड़बड़ सिचुएशन में, एक तरीके से बेकार सिचुएशन में रखना, उसका अपोजिट क्या है, कॉमन, सरप्राइजिंग, कॉमिकल या मार्वेलस। तो मार्वेलस का मतलब होता है मैम शानदार सिचुएशन में रखना। ठीक है, शानदार सिचुएशन में रखना। और पैथेटिक का मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से दयनीय स्थिति, यानी कि बहुत बेकार स्थिति में रखना, इसका मतलब होता है शानदार। ठीक है, शानदार स्थिति। अब एक बात और, दो तीन चीजें हैं वोकेबलरी में। एक तो आप लोगों को सेंस समझना है सेंटेंस पढ़ के, कि स्टूडेंट्स ने पाया अपने आप को एक डैश सिचुएशन में। तो कॉमन सिचुएशन कुछ होता है, सरप्राइजिंग सिचुएशन होता है, कॉमिकल सिचुएशंस भी होता है, मार्वेलस सिचुएशन भी होता है। तो आप लोगों को वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। एक ऑप्शन तो मैं हटा सकती थी। ठीक है, अगला, दिस ऑफर हैज कम एज अ ग्रेट बून टू मी। ठीक है, बून का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब हम लोगों का एक तरीके से आप लोग मान के चलना कि इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, एक सेकेंड, मिस फॉर्चून हो जाएगा, ट्रेवल हो जाएगा, और कर्स, ये वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, बून का मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा वो आया एक तरीके से ऑफर, ये जो ऑफर था हमारे लिए क्या था, बून साबित हुआ। बून का मतलब वरदान होता है, तो वरदान का अपोजिट होता है एक तरीके से कोई चीज जो खराब है आपके लिए, मिस फॉर्चून बोल सकते हैं। मुसीबत नहीं, कर्स का मतलब हो जाता है श्राप देना नहीं, ब्लेमिस भी नहीं, तो हमारा अपोजिट मिस फॉर्चून हो जाएगा। अगला वाला देखो, अगला है ही ट्राई टू कंसील द फैक्ट। कंसील करने का मतलब क्या हो जाता है, कंसील करने का मतलब हो जाता है आप लोगों का एक तरीके से छुपाना, किसी चीज को क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो।
तो स्टेट कर रहे हो, रिवील कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, अनाउंस कर रहे हो। तो कंसील का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना आप लोग, कंसील जो छुपाना होता है उसका अपोजिट आप लोगों का होता है दिखाना। तो रिवील और डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, तीनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं आपके, ठीक है। तो पता नहीं यहाँ पे अपोजिट नहीं होगा, शायद यहाँ पे कुछ एरर है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो तीनों ही हमें सेम ही दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ यहाँ पे एक तरीके से कुछ मिस्टेक हुआ है। अगला, या फिर टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करें, स्किप करें, इग्नोर करें, क्योंकि तीनों ऑप्शन, रिवील का मतलब दिखाना, डिक्लेयर का मतलब दिखाना, अनाउंस का मतलब भी दिखाना ही होता है। अगला, व्हेन आई सी द स्पोर्ट आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर एगो। इस सेंटेंस में हमें बताना है कि एरर कहाँ है। सेलेक्ट द पार्ट या फिर ग्रुप कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिस्टेक। एरर बताना है हमें, कुल मिला के एरर बताना है इस वाले सेंटेंस में। When, जब, I see the sport, I am reminded of an unique incident। अच्छा, यूनिक, देखो यूनिक, यू से शुरू है, एन लगा हुआ है, यानी कि यही दिक्कत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिक्कत है कि मैम यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे अयूनिक हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यूनिक य से बोल रहे हैं ना हम लोग, य के साथ हम ए लगाते हैं, और जो आपका वोवेल साउंड करता है उसके साथ एन लगाते हैं। द रूलिंग पार्टी stood for implementation of the bill and was ready to stake their political existence। इसमें एरर बताना है, एरर क्या है। रूलिंग पार्टी stood for implementation of the bill and was ready to stake। अच्छा देखो, रूलिंग पार्टी कितने हैं, तो मैम एक ही है, रूलिंग पार्टी एक है, तो उनके लिए देयर नहीं लगेगा, उनके लिए हम इट्स लगाएंगे। अगर ये एक से ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर ना होके प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल के लिए हमें देयर लगाते हैं, सिंगुलर के लिए हम इट्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लग जाएगा, इट्स। तो यहाँ पे आप इसको इट्स कर दोगे। डन। अगला, ऑल द डॉक्टर्स वर पजल्ड ऑन स्ट्रेंज सिम्टम्स रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। ठीक है, सारे के सारे डॉक्टर्स क्या थे, पजल थे। तो जब हम किसी चीज से पजल्ड हो जाते हैं या किसी चीज को देख के हम शॉक्ड होते हैं, ठीक है, तो हम उसके साथ एट प्रेपोजिशन लगाते हैं, ऑन प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो पजल एट, यानी कि क्या होना, पजल होना, अचंभित हो जाना, एट समथिंग, तो किसी चीज पर, किसी वस्तु पर, किसी इंसान पे अचंभित होना। द इंजीनियर केम आउट टू ए नोबल सॉल्यूशन विच में इवन रिड्यूस डेली एनर्जी कंजम्पशन। द इंजीनियर केम आउट टू अ नोवल। अच्छा, इंजीनियर केम आउट आएगा क्या, इंजीनियर केम आउट नहीं होगा मैम, केम अप विद हो जाएगा, केम अप विद अ नोवल सॉल्यूशन। केम अप नहीं, केम आउट नहीं, केम अप विद। तो जो इंजीनियर थे वो आए एक नोवल सॉल्यूशन के साथ जो कि रिड्यूस करते हैं डेली एनर्जी कंजम्पशन को। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि कम अप विद होगा, कम आउट गलत था, ठीक है। कम आउट का मतलब बाहर आना, किसी चीज का उजागर होना, दिखना, कम आउट हो जाता है। कम अप विद का मतलब किसी चीज के साथ, सॉल्यूशन के साथ कम अप होना, कम अप विद समथिंग, ठीक है, कम आउट नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हम लोगों का, हाँ एक सेकेंड। कम आउट का मतलब एक और, बाहर आना, कम आउट का मतलब बाहर आना, लेकिन कम अप विद का मतलब हो जाता है किसी चीज के साथ। तो अब यहाँ पे है इट वाज एपरेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का, इट वाज एपरेंट फॉर एवरीवन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव अटेंशन ही वुड डाई। ऐसा प्रतीत हुआ कि क्या कह रहा है, इट वाज एपरेंट फॉर एवरीवन प्रेजेंट दैट इफ द। अच्छा एक चीज और याद रखना, इस वाले में क्या होता है, कम अप, एक एक माइनर अंतर और है। कम अप विद का मतलब होता है लेके आना, कम आउट का मतलब होता है अपने आप उजागर होना। ये बहुत ही माइनर अंतर है दोनों में, जो आपको समझ में रखना है कि आना दोनों का मतलब होता है कि किसी चीज का आना, किसी चीज का दिखना, किसी चीज का किसी चीज का क्या होना, रिवील होना। बट कम आउट का मतलब अपने आप दिख रहा है, कम अप विद का मतलब कोई लेके आ रहा है, ठीक है, समझ आया। तो इट वॉज apparent for everyone present that if the patient did not receive attention he would die। apparent for everyone, apparent for everyone नहीं, apparent for everyone के लिए नहीं, प्रत्येक लोगों के लिए नहीं, apparent to everyone, प्रत्येक इंसान के लिए। तो apparent के साथ to का इस्तेमाल करते हैं, तो apparent के साथ to का इस्तेमाल आप लोग करोगे तो apparent to का मतलब क्या हो जाता है, जब किसी चीज को हम, सबको साफ दिख रहा है, ये चीज सबको साफ दिख रहा है, तो हम apparent to का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। अगला है आपका यहाँ पे मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमेंट्री का मतलब बताना है आपको, इसमें से स्पेलिंग कौन सी सही हो सकती है, तो कम एंट्री, तो ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें MEN आता है, ठीक है, MEN, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बीच में MEN आता है यानी कि कम, ठीक है। कम के बाद आपको मैन, मैन के बाद आप लोगों का TAR
वाई। समझ आया आप लोगों का। अगला है सुपरसीड। इसका मतलब इसमें देखो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये कई बार आया हुआ है। तो इसका आपको स्पेलिंग क्या होता है, सुपरसीड में एस सी सी नहीं होता है, ठीक है, सी नहीं होता है, एस होता है। तो ये वाला भी कट गया। सुपर सुपर एस, अच्छा देखो सुपर एस ई डी, ये सेम है, ये और ये सेम है। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं तो आप लोग इग्नोर करना, दोनों ऑप्शन सेम है, तो कोई भी एक ऑप्शन आप लोग समझ जाना कि इसमें मान लो आपकी कुछ भी गलती है, इसमें आई मान लो, ठीक है, इसमें आई मान लो, तो ऑप्शन नंबर डी भी हटा दो। एस यू पी ये वाला होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, SUPER ये वाला ऑप्शन सही होता है। कमेंट्री का, अच्छा इसका मतलब बता दूं एक बार और, कमेंट्री का मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से कमेंट करना बोल सकते हो, व्याख्या करना, किसी चीज पे टिप्पणी करना, ठीक। अगला है आप लोगों का एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका मतलब हम लोगों का एक तरीके से स्पेलिंग सबसे पहले बताते हैं, तो एक्सेसिबल, ये तो गलत है, ठीक है, एक्सेसिबल में गलत है ये वाला। तो इसकी स्पेलिंग कौन सी सही होती है, ए डबल सी होता है, ए डबल सी के साथ ई आता है, ए डबल सी के साथ ई। जब भी आप लोग याद करो तो कैसे याद रखोगे, देखो एक्सेसिबल, एक्स ए सी, ठीक है, सेस सेस, उसके बाद IBLE, इस तरीके से याद रखना। तो ए सी याद रहेगा, CESS याद रहेगा, ठीक है, ACCESS, ACCESS, इस तरीके से जब आप लोग स्प्लिट करके पढ़ोगे, तोड़ के पढ़ोगे, तो आप लोगों को क्या याद रहेगा, चीजें याद रहेंगी। एक्सेसिबल का मतलब क्या हो जाता है, पहुंच। ज्वेलरी, तो ज्वेलरी की स्पेलिंग क्या होती है, JEWE, डबल एल आता है, ठीक है, डबल एल आता है, तो एक एल हटा दो, एक एल हटा दो, डबल एल आता है, तो याद कैसे रखेंगे हम लोग, एक सेकेंड, एक मिनट, देखो याद फिर से कैसे रखेंगे हम लोग, तो JE, ठीक है, JEWE, उसके बाद हमें JEWELLERY, 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 ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बी। कमीशन, कमीशन कैसे याद रखोगे, तो कमीशन हम लोग को COMMI, देखो इसको कैसे याद रखें, कम मिशन, कम मिशन ऐसे याद रखना, कम मिशन, तो मिशन की तो याद है ना आप लोगों को कि डबल एस आता है, मिशन में डबल एस आता है, डबल एस डबल एस डबल एस आएगा, ये रहा ये रहा, और COM आएगा, उसके बाद फिर से M आएगा, ये हटा दो, COM आएगा, फिर से MISION, ठीक है, ये भी हट जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, कम मिशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हम लोगों का। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आ गया। ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डेली, वो कहता है कि मैं अपना जो दांत है उसको ट्वाइस अ डेली क्लीन करता हूँ। मैम ये रूटीन है, ठीक है, उसकी रूटीन है, यानी कि उसकी हैबिट है। जब भी हम किसी की हैबिट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या रूटीन हो, तो हम उसको जब चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये सब बातें हमें पता नहीं है, कैसे बता दो थोड़ा। तो जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगी टॉपिक वाइज, तब मैं इसकी सारी चीजें आपको डीप में समझाऊंगी। आज पढ़ाऊंगी तो क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, पास्ट में नहीं बनाते हैं। क्लीन हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है, यूज्ड टू भी आपका पास्ट है, इस क्लीनिंग भी आपका नहीं आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा ही सेड दैट ही क्लीन्स हिज टीथ ट्वाइस अ डेली, बिकॉज मैम उसकी आदत है। आदत जो होती है उसका जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही छोड़ देते हैं, ठीक है, चाहे आदत हो चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नो चेंज रिक्वायर्ड। मैथ्यू आस्क्ड हिज टीचर नीड आई रीड, अच्छा देखो, नीड आई रीड दिस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो पूछती है कोई चीज, पूछना, तो हम पूछने की वजह से अस्ट को अस्ट ही छोड़ देंगे, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम कंजंक्शन लगाते हैं, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन वेदर या इफ लगाएंगे, ठीक है, वेदर लगा दिए, इफ लगा दिए, ठीक है। इसके बाद हमें आई को चेंज करना है मैथ्यू के हिसाब से, तो आई को आप लोग क्या देयर कर दोगे, नहीं। आई को आप लोग इट कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं। आई को हम लोग ही कर देंगे मैम, आई मैथ्यू के हिसाब से ही में चेंज हो जाएगा, क्लियर है। अब नीड को नीडेड कर दोगे या हैड टू कर दोगे, तो एक बात याद रखना आप लोग कि हमारा जो सेंटेंस है नीड आई रीड दिस चैप्टर, जब आप इसका पास्ट बनाओगे तो यहाँ पे हैड टू लगाना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सेप्शन केस है कि जब हम नीड को चेंज करेंगे, नीड आई रीड दिस चैप्टर, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो हमारा सेंटेंस है नीड, नीड को चेंज करके हम हैड टू बना देंगे, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीड का चेंज करके नीडेड नहीं करोगे, हैड टू रीड द
रीड दैट चैप्टर कर दोगे। अच्छा एक चीज और, ये जो दिस है ना, दिस, इसको भी चेंज करोगे, जो कि इस वाले में चेंज नहीं हुआ है। दिस को डैट बनाना पड़ेगा। ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल होते हैं। ये मैं जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाऊंगी बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी, उसके बाद कभी गलत नहीं होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस गलत नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। वोकेबलरी भी एक तरीके से आप लोगों को अपने हैंड से भी करना है। मैं भी बहुत बेहतरीन ढंग से आपको वोकेबलरी करवाने वाली हूँ, ठीक है। मैसी सेड टू हर ब्रदर लेट अस गो टू द हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस गो का मतलब होता है कि ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो जाता है, जब हम सामने वाले को कोई कमांड देते हैं या सामने वाले से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या तो हम कमांड देते हैं, या तो रिक्वेस्ट करते हैं, या तो एडवाइस देते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस में जब कंजंक्शन लगाते हैं ना, जब हम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो टू कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रदर के बाद हमें टू चाहिए, ब्रदर के बाद हमें टू चाहिए, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हमें कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए कंजंक्शन टीओ की जरूरत होती है। तो अब ब्रदर के बाद ही टू चाहिए, तो ब्रदर के बाद टू देखो यहाँ है और कहीं नहीं है, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है परमिटेड, क्या वहां पे पूछने की बात हुई थी? नहीं। तो हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। परमिट की तो बात ही नहीं हुई थी, पूछने की बात हुई थी, ठीक है। अगला, रमेश वाज टोल्ड क्लियरली दैट ही हैड नॉट आउट टू डू दैट टू हिज फ्रेंड। यहाँ पे क्या आ सकता है आप लोगों का इस वाले क्वेश्चन में? देखो क्या कह रहा है कि इसके अंदर इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। तो आउट टू के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैम जो आउट टू होता है वो हमारा एक मॉडल वर्ब होता है, ठीक है। OUGHT, आउट टू जो होता है मॉडल वर्ब होता है। लेकिन एक स्ट्रक्चर और होता है, आउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एक स्ट्रक्चर ये होता है मॉडल वर्ब का। एक होता है आउट के साथ, हैव के साथ हम लोगों को थर्ड फॉर्म लगाना होता है। यही दो इसके स्ट्रक्चर बनते हैं और कोई सा स्ट्रक्चर नहीं बनता है। इसका मतलब होता है हमें ये चीज करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो यहाँ पे हैड नॉट आउट टू, ये गलत है, गलत है, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, आउट नॉट, ठीक है। आउट नॉट के साथ क्या आ जाएगा, हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि डू का डन हो जाएगा। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि आउट के साथ मैंने बोला टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आउट के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यही दो स्ट्रक्चर चलता है। अगला देखो, ये आपका पैसेज है, ठीक है। इसमें पैसेज आएगा आप लोगों का। इसमें बोला जा रहा है कि वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि ये वाला, ये यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक छोटा सा प्यारा सा आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। और नहीं समझ आया तो चिंता मत करो, देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ये कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैम मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैम मैंने पहली बार मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मैम आपने ये क्या पढ़ाया मुझे नहीं समझ आया, प्रीवियस ईयर में जो सवाल है हमसे बन ही नहीं रहा है, इस साल क्या होगा। जब हम जिस साल होते हैं हम वैसी तैयारी करते हैं, ठीक है। हम जब जिस पेपर को दे के आएंगे हमसे वो पेपर आराम से बन जाएगा। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर देखेंगे या फिर आने वाले किसी और का पेपर देखेंगे तो वो हमसे नहीं बनने वाला, क्योंकि हम उस टाइम पे तैयारी उस तरह की नहीं किए हैं, ठीक है। क्लियर है? पहले के बच्चों के जो टॉपिक्स थे, इस बार कुछ टॉपिक्स बदले जाएंगे, और मैं जो टॉपिक्स बताऊंगी इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो अब जो आप लोग तैयारी करोगे, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन पेपर आएगा आप लोग उसको आराम से बना लोगे, ट्रस्ट करो मुझ पे, आराम से बना लोगे। लेकिन जब प्रीवियस ईयर देखते हैं तो हमें लगता है यार ये तो मुझे नहीं आ रहा है, ये तो मुझे करना नहीं आ रहा है, यानी कि मैं इस पेपर के लायक ही नहीं हूँ। तो ऐसी फीलिंग्स, ऐसा डर अपने मन से हटा लो, आराम से कर लोगे। जब आप लोग एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लोगे, इन सारे टॉपिक्स को डीपली सीखना है आपको। मैं जब क्लास करवाऊं वो क्लास देखना, अपने हैंड से आराम से पढ़ाई करना, अपने आप भी कुछ करने की कोशिश करो कि मैम हम लोग अपने आप से टॉपिक्स को ढूंढते हैं, टॉपिक्स के बारे में और ज्यादा जानते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है फॉर योर एग्जाम। तो आपको क्या करना है, आपको आराम से पीवाईक्यू देखो जो मैंने करवाया है, हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू देखो। पीवाईक्यू देखने के बाद टॉपिक वाइज उठाओ कि मैम मैंने ये टॉपिक तो देखा ही नहीं आज तक। टॉपिक वाइज देखने के बाद मिक्स क्वेश्चन करो। समझ आया आप लोगों को?
ये 2-3 चीज़ें आप लोगों को फ़ॉलो करना है और एक बात, पीवाईक्यू सॉल्व करने से समझ लो आप लोगों का 50% काम खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मुझे एक आइडिया मिलता है कि कैसे सवाल पूछे जाएँगे, उन्हीं तरह के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगी। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? मैंने बता दिया कि सारे टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, किस टॉपिक का कौन-सा कितना वेटेज है। अब नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो मैं आपको पीवाईक्यू नहीं करवाऊँगी, टॉपिक वाइज़ करवाऊँगी, क्योंकि मेरे इसी चैनल पे 2-3 पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। इसके अलावा मुझे गूगल पे और पीवाईक्यूज़ नहीं मिले, मतलब नेट पे कहीं नहीं मिला मुझे कोई पीवाईक्यू। एनसीईआरटी के ऑफिशियल साइट पे भी गई थी मैं, मुझे वहाँ भी नहीं मिला। तो पीवाईक्यू हमारा डन हो गया, ठीक है। आज की क्लास में मैंने 2 पीवाईक्यू करवाया, एक मेरे इसी चैनल पे पुराना वीडियो है जो देखना, वो भी पीवाईक्यू ही है, ठीक। टॉपिक वाइज़ मैं आप लोगों को अब करवाऊँगी, तो टॉपिक वाइज़ जो भी सिलेबस है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। बहुत जल्द आप लोगों को एक्टिव पैसिव की क्लास मिलने वाली है मैराथन टाइप से, जो देखोगे फिर ये टॉपिक खत्म। इसके बाद मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेके आऊँगी, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रेपोजिशंस देखेंगे, तो ऐसे ही हम टॉपिक वाइज़ सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जब आपका एग्ज़ाम बचेगा, जैसे मई में कुछ दिन रहेंगे, तब हम सारे क्वेश्चन मिक्स में देखेंगे, मैराथन देखेंगे, मॉक टेस्ट देखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट करना है कि मैम क्लास बहुत अच्छी लगी, क्लास में सब कुछ समझ आया, नहीं समझ आया तो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन कि धीरे-धीरे समझ आएगा। आप में से कुछ बच्चे बहुत अभी नए होंगे, जब आप धीरे-धीरे क्लास करोगे तो आपको याद आएगा कि मैम आपने ये रूल सिखाया था, हमने ये रूल पढ़ा था जब हमने सेल्फ स्टडी किया। अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन लैब से जुड़ जाना है, टेलीग्राम है ये हमारा, तो यहाँ पे आप लोग जुड़ जाना। अगर कोई मन में डाउट हो, कोई डिस्कशन हो, कुछ भी पूछना हो, क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इंग्लिश बाय निक्की 07 के नाम से आप लोग जुड़ जाना हमसे। और थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और क्या करना आप लोग, और प्यारा-प्यारा कमेंट कर देना कि मैम क्लास अच्छी लगी, कैसा लगा, नहीं लगा, क्या और बेहतर तरीके से हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए। और हो सकता है तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर और मैथ की क्लासेस भी इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँ। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड थैंक यू वेरी मच सिलेक्शन लैब से जुड़ने के लिए।